लेके क्या आए थे? सबसे प्रेफर्ड पिक था कौन सा? जी आशीष जी, भेल BHEL का जिस हिसाब से कल ब्रेकआउट आया, स्टॉक ने अपने 20 डेमा के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और ओपन इंटरेस्ट काफी स्ट्रांगली बिल्ट अप है इस स्पेस में। तो हमें लग रहा है कि BHEL में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 134 का टारगेट आता हुआ देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 125 का एक एसएल मेंटेन करे। और आशीष जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा, गावा जी ने जो बताया, पुणे एग्जैक्टली 3 घंटे के डिस्टेंस पे है बॉम्बे से, और कहीं से भी फ्लाइट लेंगे दिल्ली से भी तो 3 घंटे में पुणे पहुंच सकते हैं। कहा था स्टोरी अलग है, वो किसी और दिन। लेकिन आप चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट। गावा साहब पूना चलेगा क्या? नहीं, पूना नहीं चलेगा। नहीं पूरा चलेगा। सिटी। सिटी नहीं चाहिए भाई साहब हमको। बट मैं आऊंगा पूना आपसे मिलने, आशीष। थैंक यू सर। बेंगलोर में मुलाकात नहीं हुई क्या? हुई थी ना। तो फिर से याद क्यों आ गई इतनी जल्दी? मैंने इनको प्रॉमिस किया मैं पुणे में आऊंगा एक बार, 3-4 महीने पहले बोला था। बेंगलोर में तो एक और ऐसी उसके बाद भाईती साहब गए थे ये एक अपनी एक फ्रेंड का काम कराने के लिए, तब भी शायद मिलने नहीं आया आपसे, है ना? नहीं, बात हुई थी बट उस समय सर को थोड़ा सा अर्जेंसी था, तो उस समय कैचअप दोनों नहीं हुआ। हैंड इन ग्लव में, कोई तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं जा रहा हूं हर्षदा के पास। अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक चीजें, तो सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी का एक नंबर आना था बाजार बंद होने के बाद, वो था टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों रखिए रडार पे। पार्थिव आपके पास आता हूं, और साथ साथ चार्ट्स पे सावंत साहब आपके पास आऊंगा। हर्षदा, नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स अच्छे हैं आशीष। जो मुनाफे का आंकड़ा है वो 3774 करोड़ के 64 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑफ कोर्स एक लॉस था। रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा, 1 लाख करोड़ के ऊपर रेवेन्यू निकलता हुआ। मार्जिन आप देखिए 7% के मार्जिन 13.1% पर आए हैं, तो ये परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। लेकिन साथ ही JLR के फिगर्स अब आप देखिएगा। JLR के फ्रंट पर भी करीब करीब 30% तक की वृद्धि देखने को मिली है कंपनी की रेवेन्यू में। इबिटा मार्जिन JLR वाला 14.9% पर आया। अनुमान दरअसल करीब करीब 14.5% के आसपास था, तो वहां पर खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब JLR ने अपनी जो इबिटा मार्जिन की गाइडेंस है उसे बढ़ा दिया है। पहले 6% रखी थी, अब बढ़ाकर वो कह रहे हैं कि वो FY24 के लिए करीब 8% तक की इबिटा मार्जिन JLR के बिजनेस में दरअसल एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। H2 में प्रोडक्शन और होलसेल वॉल्यूम में इजाफा बनता दिखाई देगा, तो उसका फायदा क्लियरली नंबर्स में देखने को मिलेगा। कंपनी फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रही है करीब 2 बिलियन पाउंड्स का FY24 के साल में, और साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि नेट डेट करीब 1 बिलियन पाउंड तक का वो रिड्यूस करेंगे FY24 में। तो इन लेवल्स को अचीव करने के लिए कंपनी पूरी तरह से फोकस्ड है, और करीब करीब $3 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट JLR में आता हुआ दिखाई देगा। ये जो गाइडेंस बढ़ाया है, जो कॉन्फिडेंस है कि JLR बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी ये भी कहती है कि ओवरऑल डिमांड बहुत मजबूत है, तो इस समय वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। मॉडरेट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में भी दरअसल व्यू जो है वो पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ JLR की हेल्दी ऑर्डर बुक के चलते और मजबूत होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों में अच्छा खासा डिमांड पिकअप देखने को मिला है, और ईवी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है। अब इस स्टेटमेंट के पीछे आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ईवी के जो मार्जिन थे वो हल्के से प्रेशर में आए हैं, लेकिन आइस इंजन के मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने ईवी के बिजनेस को लेकर, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। CLSA ने 803 का टारगेट दिया है, बाय कॉल है। जेफरीज 800 का टारगेट है, बाय कॉल है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 711 के टारगेट के साथ। नंबर्स में तो कोई कंप्लेंट नहीं है, सॉलिड परफॉर्मेंस, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और टाटा मोटर्स को ड्राइव करता है इसका JLR। और JLR इस बार के परफॉर्मेंस हो, गाइडेंस हो, कैश फ्लोज के आंकड़े हो, नेट डेट हो, सब कंफर्ट देता हुआ आपको नजर आएगा। इवन मैनेजमेंट की कमेंट्री हो। पहले सावंत साहब, ये सब अपनी जगह, री-रेट स्ट्रांग हो चुका है, ऊपरी लेवल्स पे ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर रहा है, ये 600, 650, पौने 700 ऑड लेवल्स के आसपास। कैसा प्लेस नजर आता है चार्ट्स पे सावंत साहब? तो आशीष जी, यहाँ पे पैटर्न काफी अच्छा है, यानी बेस बन चुका है। आपको 624 स्पॉट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब तक 624 के नीचे, 624 के नीचे क्लोज ना हो, स्ट्रेंथ इनहेरेंट बिल्कुल बनी रहेगी। बट इसमें मोमेंटम आएगा 640 42 के ऊपर। जब ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर निकल जाएगा
तो मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइस बने हुए थे करीबन 675, यहाँ तक ये बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। तो पोजिशनली होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 624 एंड अबाउ 645 आपको स्ट्रेट 670 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। ओके पार्थिव, फंडामेंटली व्यू क्या बन रहा है ट्रेकॉम का? भाई ईवीज में गजब का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जी आशीष जी, मुझे जेएलआर याद का है ट्रैक्शन तगड़ा। यूके की ट्रीटी अगर होनी है तो हम सब यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, यूके की ट्रीटी दरअसल इनके लिए भी बेनिफिशियल होनी है, अगर होनी है तो कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए? एब्सोल्युटली। आशीष जी, मुझे याद है कोविड के टाइम पे ये 80 रुपए का स्टॉक था। हाँ। गोस टू शो के एक अच्छा मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को ट्रांसफॉर्मेशनली बहुत अच्छी तरह से टर्न अराउंड करे। और हमेशा टाटा मोटर्स की कंप्लेन ये रहती थी कि अगर जेएलआर इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स तो बाकी सब डिविजन्स फायर नहीं कर रहे थे, वहां से लॉस आ रहे थे और वाइस वर्सा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सीईओ साहब ने पूरा टर्न अराउंड किया है, कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स लिए, रॉ मटेरियल भी हमने देखा कि बहुत अभी रैशनलाइज हो चुका है। 300 मिलियन पाउंड उन्होंने जेएलआर में डेट कम किया है और दे आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग नेट कैश पॉजिटिव बाय FY25। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज एक टाइम था जब टाटा मोटर्स को जेएलआर का डेट चुभ रहा था। नॉट ओनली दैट, उनका जो मार्केट शेयर है, जो उनके प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट है जैसे कि रेंज रोवर है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी है, वहां पे ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द एबिट गाइडेंस ऑफ जेएलआर फ्रॉम 6% टू 8%। सीवी बिजनेस में भी कर देखने जाए तो 11.5% का एबिट मार्जिन है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है वहां पे, और उन्होंने उनका मार्केट शेयर काफी इंटैक्ट रखा है। पैसेंजर व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नो डाउट बिकॉज ऑफ हायर लिथियम कॉस्ट ये क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन डेंट है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि H2 में यहाँ पे भी रिकूप कर पाएंगे। और नई जो एसयूवी लॉन्च है, स्पेशली सफारी और जो हैरियर है, आई थिंक वहां पे ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टाटा मोटर एक शानदार परफॉर्मर रहा है एज एन ऑटो स्टॉक, यहाँ से भी अच्छा अपसाइड है बिकॉज आगे की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। भाई चाहे टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो या लॉजिकली हो, ये है टाटा मोटर्स। लेकिन हाँ, वो आज पोजीशनिंग कैसी वो अलग कहानी, आज की चाल कैसी रहती है वो अपनी जगह है। ये है बाजार में एक्सपर्ट्स का व्यू है स्टॉक को लेकर। दूसरा, अजय दूसरे पे जाऊं उससे पहले ऐसे ही जरा हीरो मोटोकॉर्प को स्क्रीन पे रखिएगा। गावा सर कल वो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा था, पर वो सल्क कर रहा था लिटरली दिन के लोज के आसपास। डायरेक्ट आप चार्ट्स क्विकली लाइए, दिन के लोज के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। क्या चल ये क्या वो उस सदमे से उभर नहीं पा रहा है कि आप बाइक नहीं खरीद रहे इनकी? मुझे लगता है वही सदमा है, अनुज और हम दोनों ने नहीं खरीदा, ये डिसाइड कर लिया, अब क्या करें। लेकिन लगता है कि थोड़ा वीकनेस अब भी है हीरो मोटर्स में। ट्रेड करा 3062 के आसपास, बंद हुआ 50 के आसपास, शायद और लो लेवल करीब 3000, ये एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद वहां पर संभल जाए, सदमे से बाहर आ जाए। लेकिन लगता है 3000 पॉसिबल है। स्टॉप होना चाहिए 3080 का बस, और ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट साइड अगर होता है चांस तो, लेकिन साइडवेज जोन पर है। ठीक है, ये है हीरो मोटोकॉर्प की कहानी। कल दिक्कत में आ गया था, कल खुला गैप अप के साथ था, उसके बाद वो वहीं से सब समीकरण बिगड़ गए इसके। खैर, ये लगातार वीक भी हो रहा है। वायदा बाजार के निफ्टी का एक ही नंबर आना था, 3 वायदा बाजार के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। कोई गुजरात गैस, कंटेनर कॉर्पोरेशन और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX। हजदा नंबर्स कैसे? यहाँ पर शुरुआत अब आशीष IEX के साथ करते हैं, जहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी करीब 21.5% बढ़कर आई है। आंकड़ा है 87 करोड़ का, 14% की रेवेन्यू ग्रोथ 109 करोड़ कंपनी ने डिलीवर की है। आप ध्यान दीजिएगा एबिटा बिजनेस में 16.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, 92 करोड़ का फिगर, और मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 84.8%। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ करीब 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ने में कामयाब रही है। साथ ही साथ इनके टर्म अहेड मार्जिन्स में भी वॉल्यूम जो है वो डबल होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे बिजनेसेस में भी वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिला है, तो IEX का परफॉर्मेंस काफी फेयर है। कॉनकॉर के केस में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में 21% का इजाफा है, 368 करोड़ पर यह प्रॉफिटेबिलिटी आई है। रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है, लेकिन पैट में एक हाई अदर इनकम का भी इंपैक्ट नजर आ रहा है। इबिटा लेवल पर ठीक ही परफॉर्मेंस है, 8% तक की ग्रोथ, वहां पर 546 करोड़ के आसपास का फिगर। मार्जिन्स हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, 25% के नीचे आए हैं, और ये 60 बेसिस पॉइंट तक का जो डिप है ये वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्जिम बिजनेस में कम हुआ है उसके चलते है। अब ओवरऑल एक्जिम का जो वॉल्यूम था वो करीब 3.5% का है,
डोमेस्टिक बिजनेस का वॉल्यूम लगभग 26% प्लस है और टोटल वॉल्यूम 7.5% के आसपास आए हैं। ये है कॉनकोर के वॉल्यूम वाले डिटेल्स। अब आइए आप गुजरात गैस, और गुजरात गैस के लिए एक अच्छी तिमाही साबित हुई है। 37% तक का इजाफा कंपनी ने अपने मुनाफे में डिलीवर किया है। 296 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू फ्लैट है, 3,991 करोड़ तक की का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे, इबिटा 26% बढ़कर 497 करोड़ पर आया। मार्जिन्स में हम देख रहे हैं 2-2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है और कंपनी के वॉल्यूम्स भी 9.32 MMSCMD है। ये हल्के से मिस है जो बाजार में ब्रोकरेजेस की एस्टिमेट थी उसकी तुलना में। तो ये वो वायदे वाले काउंटर्स है जिस पर नजरें रहेंगी आज। मानस, पहले तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, हम रिटेल की आजकल खास नजर रहती है स्टॉक में क्योंकि सब फंसे हुए हैं। नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। चलेगा नहीं चलेगा, सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए, सेटअप पॉजिटिव है और एक बाउंस बैक की आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि 136-37 से स्टॉक क्रैक हुआ था, 120 के आसपास के लोज बने और पिछले 5 दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। आई थिंक इस रिकवरी में 130 रुपए जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। 130 से 132 ये रेंज रहेगी जहां पर आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर इसी प्राइस पे ओपन होता है जो कल की क्लोजिंग थी उसके वहां कहीं ओपन हो तो खरीदारी कर सकते हैं। 125 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑन द फेस ऑफ इट वीक, लेकिन डोमेस्टिक सेगमेंट में सॉलिड परफॉर्मेंस है। साल दर साल 12.5 और वॉल्यूम 26% का जंप है डोमेस्टिक में। खैर, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सतपुते साहब, प्लेस कैसा कल दिन के हाईज के आसपास जाके बंद हुआ है? आशीष जी, देखिए वैसे अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर वीक ही है। 745 का हाई है, वहां से ये करेक्ट होके 670 तक आया है। ये 670, 680 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आते हैं। तो जब तक ये 670 के नीचे नहीं जाता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी बड़ी मंदी होगी। मुझे लगता है जितना होना था वो फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस 670 के नीचे होगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा, या आप कह सकते हैं कि पहला रेजिस्टेंस आता है वो करीबन 700 का आता है। अगर 700 के ऊपर चला जाता है फिर शॉर्ट कवरिंग तेज होगी 720 तक। तो इट्स अ बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप्स। तीसरा वायदा का स्टॉक जिस पर रिएक्शन है वो है गुजरात गैस। नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। हर्षदा बता रही थी वॉल्यूम्स के फ्रंट पे स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, ऑपरेशनली मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड करके दिया। हम क्यू ऑन क्यू इन नंबर्स को देखते हैं सीक्वेंशली। भाई साहब, आप चार्ट रेडी रखना, मैं आ रहा हूं। लेकिन पार्थिव, क्या करें, ये गैस कंपनीज को लेकर ना मूड बिगड़ा जा रहा है स्ट्रीट का, और खासतौर पे दिल्ली की ड्राफ्ट पॉलिसी ने दिखाया है किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं या बिगड़ सकते हैं। क्या कर आप लोग गैस कंपनीज ले रहे हो इस पिटाई के बीच में या नहीं ले रहे हो? आई थिंक अगर वैल्यूएशन पे अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल रहे हैं, और हमने देखा है कि कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज आते हैं जहाँ पे जो दिल्ली की जो पॉलिसी आई फ्रॉम 2030 जिस तरह से ईवी की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी मार्केट स्पूक हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक चीज समझनी जरूरी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक ही एनर्जी पे पूरा डिपेंडेंसी या पूरा ट्रांजिशन रहेगा। नेचुरल गैस और गैस रिलेटेड भी आई थिंक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहेगी आगे जाते। तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने देखा है कि वेदर इट इज आईजीएल और गुजरात गैस या महाराष्ट्र गैस, उनकी नई ज्योग्राफीज पे ऑलरेडी एक्सपेंशन वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो डेफिनेटली रहेगा। मार्केटिंग मार्जिन रीजनेबली स्ट्रांग है। तो रिटर्न रेशियोज देखिए, इवन टफ टाइम में ये कंपनीज ने काफी अच्छे डिलीवर किए हैं। तो जिस तरह का भी करेक्शन हुआ है, मुझे लग रहा है कि इन पेकिंग ऑर्डर आई वुड प्रीफर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। वहां पे हमें लग रहा है कि स्टिल लॉन्ग वे टू गो फॉर ग्रोथ। नई ज्योग्राफीज भी टैप कर रहे हैं जहाँ पे हर एक जगह पे ईवी पेनिट्रेशन बाय 2030 वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इंद्रप्रस्थ गैस हमें ज्यादा पसंद है, उसके बाद महानगर गैस। आईजीएल पहला और उसके बाद एमजीएल पसंद आता। अगर आपको गैस कंपनीज में कहीं दाव लगाना है तो आईजीएल का सरदर्द दिल्ली का है, लेकिन काफी सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशंस भी चल रहे हैं और दिल्ली वाला भी देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। वैल्यूएशंस कंफर्ट में आ रहे हैं इस पिटाई के बाद, इनमें से कुछ स्टॉक्स के। खैर, हर्षदा, नहीं सॉरी, बहती साहब से चार्ट चेक पहले। गुजरात गैस, बहती साहब। आशीष जी, देखिए चार्ट में तो काफी प्रेशर है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने एक फॉलिंग चैनल पे ही ट्रेड कर रहा है और लोअर लोज ही बनाते जा रहा है। बट जो जोन बन के आ गया है, ये ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहा है। जो 400 का जोन है वो 52 वीक लो है, और जून 2022 में भी यहीं से एक स्टॉक में बाउंस बैक दिया था। तो हमारी सलाह है कि एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे प्ले किया जा सकता है।
398 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर पुल बैक आता है तो इसमें 416 और 422 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये प्योरली एक रिस्की ट्रेड है, पुल बैक ट्रेड है, कॉन्ट्रा ट्रेड है। पुल बैक ट्रेड है, कॉन्ट्रा ट्रेड है, अदरवाइज चार्ज का सेटअप बिगड़ा हुआ। पार्थिव के भी फंडामेंटली कुछ पसंद आ रहा है तो उसमें गुजरात गैस नहीं है, पेकिंग ऑर्डर में पहला आईजीएल और इसके बाद एमजीएल ही नजर आता है, तो आप उस हिसाब से अप्रोच करिए अब स्टॉक को। अब आते हैं आज के, ये तो 3 वायदा के सारे कैश वाले नंबर्स। हर्षदा, गुड बैड अगली। आप गुड कैटेगरी में जेके लक्ष्मी सीमेंट डालेंगे। 55% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला है, ये नियरली 96 करोड़ के आसपास आता हुआ। रेवेन्यू 14.5% बढ़कर 1575 करोड़ पर आई है। इबिट्टा में 32% से ज्यादा की वृद्धि है, 213 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने पोस्ट किया और मार्जिन्स देखिए 11.9% के मार्जिन्स बढ़कर 13.8% पर आए हैं। कंपनी ने दरअसल कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी कुछ अप्रूवल दे दिया है। एग्जिस्टिंग लोकेशन को स्प्लिट करेंगे, जो ग्राइंडिंग यूनिट है सूरत में और एक एडिशनल ग्राइंडिंग यूनिट करीब 13.5 लाख मीट्रिक टन्स की लगाते हुए दिखाई देंगे। अगले 2 सालों में 225 करोड़ तक का दरअसल निवेश होता हुआ दिखाई देगा। किर्लोस्कर ऑयल नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट करेंगे। रेवेन्यू के फ्रंट पर हमने देखा है ग्रोथ जरूर है, लेकिन पैट फ्लैट है, 7% नीचे, रेवेन्यू 6% बढ़कर आया। इबिट्टा में 11-12% तक का इजाफा, मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव हुए हैं, ऑन एन एवरेज ठीक नंबर है। नोसिल के केस में निराशाजनक प्रदर्शन, 23-24% की गिरावट प्रॉफिट में। रेवेन्यू 10% घटकर आया है, इबिट्टा में तो 27% तक का डिप है और मार्जिन्स जो 15.9% पर हुआ करते थे 3% घटकर 12.9% के आसपास आ गए हैं, 2% की गिरावट है वहां पर, तो क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। बॉम्बे डाइंग के नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू में 41% तक की गिरावट। इबिट्टा हालांकि 90% बढ़कर जरूर आया है, लेकिन आप देखिएगा रिपोर्टेड लॉस का जो फिगर है वो लगभग 52 करोड़ पर है। मार्जिन 3.5% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। शीला फोम के लिए खराब तिमाही, 17% तक की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू 10% घटकर आया है। इबिट्टा में 78 करोड़ का आंकड़ा 66 करोड़ के आसपास आया, तो वहां पर भी दबाव है 15% का। मार्जिन्स में भी थोड़ा सा कंट्रैक्शन नजर आ रहा है। ऐसे ही आप आईएफबी इंडस्ट्रीज भी देखेंगे तो वहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू फ्रंट पर दबाव है, इबिट्टा फ्लैट है, मार्जिन्स थोड़े बहुत स्टेबल है। तो ये कुछ और स्टॉक्स है जिन पर आज नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले छेड़ देता हूं। जेके लक्ष्मी सीमेंट्स नंबर्स अच्छे, हाईलाइट ऑपरेशनली बाजार को शायद सरप्राइज करा, हाईलाइट है वो मार्जिन्स में एक्सपेंशन। सतपति साहब, चार्ट्स पे कैसा? आशीष जी देखिए, अगर आप ओवरऑल सीमेंट स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है वैसे इसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर आप इन पर्टिकुलरली जेके लक्ष्मी का चार्ट देखें तो इनफैक्ट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसके लोअर एंड पे ये खड़ा है। 640 में थोड़ा पोजिशनल बात करूंगा, 640 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो भी 640 के सपोर्ट ध्यान में रखना। वेरा जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 700 का। जैसे ये 700 को पार करेगा उसके बाद कम से कम 50 रुपए का मूव मिलेगा, तो 700 इसका पहला टारगेट होगा, 740 750 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर कट बाय। ऐसे ही मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है क्वार्टर नंबर्स में कल्पतरू पावर का। मानस डिसेंट सेट है, वो रेवेन्यू का ऑपरेशनली परफॉर्मेंस सब वो मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। कल्पतरू पावर चार्ट्स पे कैसा है सर? मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। कल्पतरू प्रोजेक्ट हो गया, इसी कल्पतरू देखोगे आप तो प्रोजेक्ट के नाम से शायद दिखेगा। नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसका कोड है वो KPIL एक्चुअली हो गया है। हाँ, ये हो सकता है। राइट, तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 720 से लेके स्टॉक 640 तक करेक्ट हुआ है, लेकिन अब स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज पे। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, फ्रेश खरीदारी की राय केवल ब्रेकआउट पे होगी। अगर 680 के ऊपर निकले तो आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 630 पे, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 630 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज़। हर्षदा, कौन कौन से? सनफार्मा एडवांस रिसर्च की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई हुई है कल, उसमें से कुछ हाइलाइट्स है आशीष। इनकी एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए जो दवा बन रही थी वो इन्होंने सबमिट कर दी है, SBO 154, तो वो एक चीज़ जिस पर आपने ध्यान देना है। एक और ड्रग की इंटरम एनालिसिस चल रही है, तो वहाँ से भी आगे करके कुछ रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। कंपनी बेसिकली कह रही है कि एडिशनल नॉन डाइल्यूटिव कैश फ्लोज कुछ कमर्शियल और पार्टनर्ड एसेट्स के जरिए इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ
आगे कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स इनके हाथ लगेंगे और फिर सेल्स लिंक्ड माइलस्टोन्स के जरिए भी कुछ कैश फ्लो आता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी दरअसल एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है फ्रेश इशुएंस के जरिए करीब 1800 करोड़ रुपए रेस करने का। तो ये फिलहाल कुछ हाइलाइट्स सन फार्मा एडवांस रिसर्च की उस प्रेजेंटेशन में। दिलीप बिल्डकॉन कह रहा है कि 7 नवंबर को जब बोर्ड बैठक होगी फंड रेज पर विचार करने वाले हैं। महिंद्रा फाइनेंस ने सेकंड क्वार्टर ये अक्टूबर का अपडेट दे दिया है। टोटल डिसबर्समेंट्स 5250 करोड़ के हैं अक्टूबर के महीने में। कलेक्शन एफिशिएंसी 91% से बढ़कर 94% पर आई है और साथ ही साथ स्टेज 2-3 एसेट्स में रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है मंथ ऑन मंथ। शिल्पा मेडिकेयर ने पिलनोवा फार्मा करके कंपनी है उसको अक्वायर किया है। अब ये नई कंपनी है तो इसके सेल्स के डिटेल है नहीं, लेकिन ये बेसिकली एक फ्रंट एंड प्रेजेंस यूएस मार्केट्स में एस्टैब्लिश करेंगे इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के जरिए, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखिए। सत्तर साहब आप मुस्कुराओ मत, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक्विजिशन है। इन्हीं की आम था जिसको होलियो नाम था जिसको उन्होंने खरीद लिया है और फ्रंट एंड है बेसिकली यूएस ऑपरेशंस का। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भाई कह रहे हैं क्वार्टरली अपडेट डिसेंट सा है। सावंत साहब प्लेस कैसा चार्ट्स पे? बहुत वॉलेटाइल काउंटर है बाबा। जी आशीष जी, यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से पुल बैक आ सकता है। पुल बैक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई फ्रेश बाइंग की ट्रेंड नहीं होगी और पुल बैक जा सकता है करीबन 1500 तक, बट मुझे लग रहा है वहां पे फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा। तो जब तक ये स्टॉक 1500 के ऊपर ना निकले मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। बट जिनके पास पोजीशन हो वो 1430 1430 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जब तक ये इंटैक्ट है आप बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी जैसे मैंने कहा 1500 के ऊपर ही करनी चाहिए। ये तो हो गई महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात, शायद वो भी दिखा दीजिए। चलिए उस पर भी फ्रेश खरीदारी का कॉल आ गया है, कहां पे लेना है तभी लेना है। मैं एमएनएम फाइनेंशियल्स की बात कर रहा था, महिंद्रा फाइनेंस। जी आशीष जी, यहाँ पे अगर देखें तो इनफैक्ट एमएनएम से ज्यादा वीकनेस एमएनएम फिनेंशियल में दिख रहा है। और जो कल की क्लोजिंग है 250 पे, तो जो 3 दिनों पहले लो बना हुआ है करीबन 237, तो 235 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जो गैप है डेली चार्ट पे 270 से लेके ऑलमोस्ट 250-55 तक, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और अब जो पुल बैक आएगा वो आपको 270 तक लेके जा सकता है, बट वहां मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर पोजीशन हो तो प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। इसमें एक चीज़ कहूँगा मैं आशीष, हाँ। इसका 2 साल का चार्ट देखिए, ये इसकी हैबिट बन गई है, टेंडेंसी बन गई है कि बहुत ख़राब नंबर्स आते हैं, उसके बाद स्टॉक बहुत पिटता है और उसके बाद एक मिरेकुलस रिकवरी आती है। ये देखिए, ये मतलब पिछले कई सालों से ऐसे ही कर रहा है और नंबर्स के बाद जब ये गिरता है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो जाता है उसके बाद। हालांकि अब उतना अंडर वैल्यूड ना रहा हो और क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आ गए, नंबर्स भले ही ख़राब आए हो, मतलब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मतलब आज देखना होगा इसमें कि किस तरीके के वो रिएक्शन बन रहे हैं। खैर स्टॉक काफ़ी वीक है, लेकिन आज क्या ना, आज मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्लस मुझे लग रहा है आज एनबीएफसी थोड़ी चलेंगी क्योंकि रेट सेंसिटिव थोड़ा चलने चाहिए, तो ये आज काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। इस पर मैंने कल या परसों भी व्यू दिया था कि नॉर्मली ये रिजल्ट के बाद नॉर्मली बॉटम बनाता है, नॉर्मली। अब इस बार भी वही हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं, ये पता चल जाएगा हमको अगले 3-4 दिन में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज मुनाफे की तैयारी समेटने से पहले मिंडा कॉर्पोरेशन उठाइए स्क्रीन पे। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने कल 13,80,000 शेयर्स खरीदे। अतुल लिमिटेड, इसकी बोर्ड बैठक है ट्यूसडे को, अगले हफ्ते 7 तारीख को। बायबैक पे विचार करना चाहते हैं, तो बोर्ड मीट में बायबैक पे विचार होगा। और एनबीसीसी के आर्म को 212 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। ये सब खबरें हैं जो कंप्लीट करना चाहता था मैं। और एक चीज और, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, कल रिजल्ट्स आने हैं, उसके पहले चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, बैती साहब आप बता दो। जी आशीष जी, जिस हिसाब से पूरा पीएसयू बैंक में वापस थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा में कल भी हमने देखा एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा था। एसबीआई बहुत अहम जोन पे खड़ा है, 20 और डेमा और 200 डेमा दोनों एग्जैक्टली 572 के लेवल्स पे प्लेस्ड है और वहीं पे कल की क्लोजिंग भी थी। हमें लग रहा है ये मेक और ब्रेक लेवल है, बट ओवरऑल जिस हिसाब से बैंकिंग निफ्टी ओवरसोल्ड है, लग रहा है पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है और 595 तक के भी जोन यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बट ये जो ट्रेड है
ऑप्शन के थ्रू ज्यादा बेटर रहेगा प्लेस करना। तो 575 का एक जो कॉल है 12 रुपए के करीब, उसको खरीदने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर कॉल में 20 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। परफेक्ट। चलिए अब देखते हैं नंबर्स। सैटरडे मंडे सुबह हम लोग इस पे और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए, सारी बातचीत हो गई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।